इंडिया न्यूज से घड़ी मिलाइए अपनी 3 बज रहे हैं। वक्त सुपर फास्ट 100 का है। मैं हूं राजीव शर्मा। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। आज बीजेपी लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी करने वाली है। जिले में केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग चल रही है, जिसमें यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। आज बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की लोकसभा सीट का भी ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक मोदी वाराणसी और राजनाथ लखनऊ से चुनाव लड़ सकते हैं। खबर है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने नाम तय कर दिए हैं। बीजेपी नेता अरुण जेटली अमृतसर से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी की पंजाब यूनिट ने जेटली का नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा है। अमृतसर से सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी से खुद के लिए राज्यसभा का टिकट मांगा है। बीजेपी गाजियाबाद से वीके सिंह को मैदान में उतारने का मन बना रही है, लेकिन खबर है कि वो गाजियाबाद से लड़ना नहीं चाहते। वहीं मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी बीजेपी विधायक संगीत सोम के भी गाजियाबाद से चुनाव लड़ने की खबर आ रही है। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को टिकट दिए जाने का बीजेपी में ही विरोध शुरू हो गया है। हजारीबाग में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जयंत सिन्हा को टिकट दिए जाने का विरोध किया। यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को बीजेपी ने हजारीबाग से लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद यशवंत सिन्हा असमंजस में हैं। वो अपनी उम्र का हवाला देकर कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि नवादा से टिकट मिलने से नाराज बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह की नाराजगी अब दूर हो गई है। सूत्रों से खबर है कि नवादा सीट से चुनाव लड़ने को वो तैयार हो गए हैं। इससे पहले वो बेगूसराय सीट से टिकट चाहते थे। इससे पहले गिरिराज सिंह ने कहा कि वो टिकट बंटवारे को लेकर अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब बोलेंगे तो कई लोगों को बेनकाब कर देंगे। कल जब बोलूंगा तो बोलूंगा। हाँ, बोलूंगा तो मैंने कह दिया ना कि मैं बोलूंगा तो खुल के बोलूंगा। कई लोगों का चेहरा बेनकाब होगा। वहीं बिहार बीजेपी में टिकट बंटवारे से नाराज नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। अब पालीगंज सीट से विधायक उषा विद्यार्थी ने नाराजगी जताई है। उषा पाटलिपुत्र सीट से रामकृपाल यादव को टिकट दिए जाने से नाराज है। बीजेपी विधायक उषा विद्यार्थी का कहना है कि बीजेपी बाहर से आए लोगों को टिकट दे रही है, जबकि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही है। उषा ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। रामकृपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने और पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ने पर लालू ने उन पर निशाना साधा है। लालू ने आरोप लगाया कि रामकृपाल पिछले 1 साल से बीजेपी में जाने की जुगत लगा रहे थे और बीजेपी नेताओं से दोस्ती बढ़ा रहे थे। बीआरएस कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीरामुलु को बीजेपी में शामिल किए जाने पर सुषमा स्वराज ने फिर नाराजगी जताई है। सुषमा ने ट्विटर पर लिखा कि मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि बी श्रीरामुलु को मेरे कड़े विरोध के बावजूद पार्टी में वापस लिया गया। इससे पहले कल सुषमा स्वराज के विरोध के बावजूद बीआरएस कांग्रेस के अध्यक्ष श्री रामुलु को बीजेपी में शामिल कर लिया गया। बेंगलुरु में प्रदेश बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी में श्री रामुलु ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। ठाणे लोकसभा सीट से अभिजीत पानसे को टिकट दिया गया है, जबकि भिवंडी से सुरेश म्हात्रे को चुनाव मैदान में उतारा गया है। और वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे पर हमला बोला है। उद्धव ने बीजेपी से उनके नजदीकियों पर कहा कि वो अब नरेंद्र मोदी का मुखौटा ओढ़कर लोकसभा चुनावों में वोट लेने की जुगत में है। बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार पूनम महाजन ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। पूनम उद्धव ठाकरे से मिलने उनके आवास मातोश्री पहुंची। खबर है कि दोनों के बीच चुनाव को लेकर बातचीत हुई। बीजेपी ने पूनम को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। जेडीयू ने बिहार और झारखंड की कई लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी प्रमुख शरद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नामों का ऐलान किया। झारखंड के चतरा से जलेश्वर महतो को टिकट दिया गया है। बिहार के सासाराम से जेडीयू ने पूर्व आईएएस केपी रमैया को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि जमुई से विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को टिकट दिया गया है। गया से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू ने नालंदा से कौशलेंद्र कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। औरंगाबाद से बागी कुमार वर्मा चुनाव लड़ेंगे, जबकि नवादा से जेडीयू ने कौशल यादव पर भरोसा जताया। बीजेपी ने पार्टी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के साथ लाखों से करोड़ों तक के डिनर की खबरों को अफवाह बताया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये कोरी अफवाह है। उन्होंने कहा कि हम मोदी के साथ चाय पार्टी का आयोजन कर रहे हैं।
इससे पहले खबर थी कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के साथ डिनर का ऑफर दिया है। फंड जमा करने के लिए बीजेपी ने दिल्ली के अशोका होटल में नरेंद्र मोदी के साथ 26 मार्च को डिनर का ऑफर रखा है। डिनर में शामिल होने वालों को 1 लाख से 2.5 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। आपको बता दें कि जो चिट्ठी इस बाबत लिखी गई थी वो चिट्ठी अब लीक हो चुकी है और बीजेपी को इस बाबत जवाब देना होगा कि आखिर उसने पहले इस खबर का खंडन क्यों किया। खबर थी कि मोदी के साथ डिनर में पिछली सीट पर जो बैठना चाहते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए देने होंगे। 2.5 लाख रुपए देने वाले को आगे की सीट मिलेगी और जो 25 लाख चुकाएगा उसे मोदी के साथ राउंड टेबल पर बैठने का मौका मिलेगा। बाहुबली मुख्तार अंसारी नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं। कौमी एकता दल आज घोसी और वाराणसी सीट से मुख्तार अंसारी के चुनाव लड़ने के बारे में फैसला ले सकती है। अमेठी में कुमार विश्वास समेत आम आदमी पार्टी के 20 से 25 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एक शख्स ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और मारपीट करने का केस दर्ज कराया है। दर्ज की गई रिपोर्ट में आप कार्यकर्ताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप है। अमेठी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। कुमार पर केस दर्ज होने से पहले उनके समर्थकों ने भी पुलिस में कांग्रेसियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अलग अलग धाराओं के तहत दर्ज इस केस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर कई आरोप लगाए गए हैं। शुक्रवार को अमेठी में कुमार विश्वास के काफिले पर हमला किया गया। इस हमले में विश्वास की गाड़ी का शीशा टूट गया। हमले में आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के घायल होने की भी खबर है। कुमार विश्वास ने आरोप लगाया कि कुमरौली पुलिस थाने के पास एक चुनावी सभा को संबोधित करते जाते समय कांग्रेस पार्टी के हथियारबंद कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थकों पर हमला किया था और उनकी गाड़ियों से तोड़फोड़ भी की गई। मीडिया पर हमले वाले बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर पलटी मारी है। केजरीवाल ने पहले मीडिया को जेल भेजने की धमकी दी, फिर अपने बयान से इनकार किया और आज बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि मीडिया को लेकर उन्होंने जो कहा सही कहा। मैंने गलत क्या बोला? पिछले 1 साल से कुछ टीवी चैनल्स ने ये कॉन्स्पिरेसी हैच की मोदी जी के साथ मिलकर और पूरे देश को ये दिखाया गया कि गुजरात के अंदर बहुत डेवलपमेंट हो गया। तो मैंने केवल ये कहा है इस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की तो जांच होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मीडिया को लेकर दिए गए अरविंद केजरीवाल के बेतुके बयान पर कपिल सिब्बल ने उन्हें आड़े हाथों लिया। मीडिया ही एक साधन है जो आपका मैसेज जनता तक पहुंचाता है और मीडिया ही ने आपको आसमान तक चढ़ाया था और ऐसा ना हो कि मीडिया ही आपको आसमान से यहाँ जमीन पर गिरा दे। वहीं बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने भी केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया की वजह से ही केजरीवाल आज इस मुकाम पर हैं और अब वो मीडिया को धमकाने में लगे हैं। मीडिया उनको भगवान बना के दिखाता रहा तो देश का मीडिया जो है वो सबसे अच्छा का देश को और समाज को गुमराह करना और उनके विदेशों से कनेक्शन ये सारी चीजों को दिखाए तो वही मीडिया जो है दुश्मन। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी केजरीवाल को कोसा। लालू ने कहा कि केजरीवाल आज जो कुछ भी है वो मीडिया की बदौलत ही है और अब वो मीडिया को ही आंखें दिखा रहे हैं। यूपी के बांदा पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी खुद कांग्रेस के हाथों बिकी हुई है, इसीलिए उसे सभी लोग बिके हुए दिखते हैं। अब आप वाले कांग्रेस के हाथों में बिके हुए हैं तो उनको सब बिके हुए दिखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के केस की सुनवाई करने वाली है। केजरीवाल ने कपिल सिब्बल पर घोटाले का आरोप लगाया था, जिस पर सिब्बल की बेटी ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। आज अरविंद केजरीवाल कर्नाटक के दौरे पर हैं। बेंगलुरु में केजरीवाल ने रोड शो किया। 2 दिन के इस दौरे में केजरीवाल बेंगलुरु में डिनर के जरिए चंदा भी जुटाएंगे। डिनर के लिए एक शख्स से 20,000 रुपए तक लिए जाएंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर एक और केस दर्ज किया गया है। गुजरात दौरे में केजरीवाल पर पाटन के बाराही टोल बूथ पर टोल न देने का आरोप था। उनके साथ उस समय 20 गाड़ियों का काफिला था। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बात की। इस मुलाकात का जरिया बना गूगल हैंगआउट। गूगल हैंगआउट पर लाइव वीडियो के जरिए राहुल गांधी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गूगल हैंगआउट पर कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें अपने प्रचार में आक्रामक होने की जरूरत है। खासकर युवा कार्यकर्ताओं को आक्रामक होना चाहिए। हमें आरटीआई, राइट टू फूड, मनरेगा जैसे स्कीम के बारे में लोगों को बताना होगा।
मोदी का नाम लिए बिना राहुल ने कहा कि विपक्ष में एक ही व्यक्ति सब फैसले लेता है, वो एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष डरा हुआ है, उन्हें लगता है कि वो पिछला चुनाव आरटीआई की वजह से हार गए थे और इस बार राइट टू फूड उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात का पार्टी के अंदर ही विरोध भी हो रहा है। पार्टी के कुछ नेताओं ने इसे गैर जरूरी बताया है और कहा है कि चुनावों के वक्त होने वाली ये मुलाकात गलत संदेश देगी। कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने गाजियाबाद में रोड शो किया। गाजियाबाद से लोकसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद राज बब्बर का ये पहला रोड शो था। रोड शो में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और लोगों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस पंजाबी बहुल सीट श्रीगंगानगर से बूटा सिंह को टिकट देने की तैयारी में है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए अजमेर की सीट से मोहम्मद अजरुद्दीन को उतारा जा सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सीपी जोशी भीलवाड़ा से चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हैं। जोशी अपने लिए नया लोकसभा क्षेत्र तलाशने की बात कर रहे हैं। साथ ही भीलवाड़ा सीट किसी दूसरे उम्मीदवार को देने की बात भी उन्होंने कही। कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद राज बब्बर आज पहली बार गाजियाबाद पहुंचे। गाजियाबाद में राज बब्बर लोगों से मिले। इसके बाद वो चुनावों की रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। चुनाव आयोग आज 18 राज्यों के कुल 93 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी करने वाला है। निर्वाचन क्षेत्रों में 9 और 10 अप्रैल को मतदान होना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही उम्मीदवार के 2 जगह से चुनाव लड़ने को लेकर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये नोटिस जारी किया और 4 हफ्तों में जवाब मांगा। लोकसभा चुनाव के लिए आज से दिल्ली में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। 22 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। 24 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 26 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए आयकर विभाग ने सख्ती दिखाई है। दिल्ली में इसके लिए आयकर विभाग ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और महासचिव राकेश टिकैत राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए हैं। आरएलडी ने उन्हें अमरोहा संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। यूपी के बिजनौर से आरएलडी उम्मीदवार और पूर्व अभिनेत्री जया प्रदा ने चुनावी शंखनाद करते हुए रोड शो निकाला। इस दौरान उन्होंने आचार संहिता की जमकर धज्जियां भी उड़ाई। उनके काफिले में 100 से ज्यादा गाड़ियां थीं। उनके साथ अमर सिंह भी मौजूद थे। जयप्रदा की एक झलक पाने के लिए लोगों ने जमकर धक्का मुक्की की, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जयप्रदा को खुद भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि भीड़ से घिरने की वजह से उन्हें काफी दूर पैदल चलकर जाना पड़ा। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी करने के बाद अब कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी में है। 21 मार्च को कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री चिरंजीवी के छोटे भाई और तेलुगु फिल्म स्टार पवन कल्याण ने भी सियासी पारी का आगाज कर दिया है। हैदराबाद में पवन ने अपनी पार्टी लॉन्च की, जिसका नाम जनसेना रखा गया है। पंजाब की जलंधर में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। बताया जा रहा है विवाद पार्किंग को लेकर बहस से शुरू हुआ था। दोनों से जमकर थप्पड़ चले। 3 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि पूर्व बीजेपी पार्षद और पूर्व अकाली पार्षद आपस में भिड़ गए। हैरानी की बात यह रही कि पूरे मामले में पुलिस मूक दर्शक बनी रही। केस दर्ज करवाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफी देर तक बहस होती रही। बताया जा रहा है कि पूर्व बीजेपी पार्षद और पूर्व अकाली पार्षद आपस में भिड़ गए। हैरानी की बात यह रही कि पूरे मामले में पुलिस मूक दर्शक बनी रही। केस दर्ज करवाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफी देर तक बहस होती रही। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने मोदी के लिए दुआ मांगी है। ये महिलाएं चाहती हैं कि मोदी को वाराणसी से उम्मीदवारी मिले। अभी वाराणसी सीट के कैंडिडेट को लेकर बीजेपी में असमंजस है। यूपी की अखिलेश सरकार आज अपने 2 साल पूरे कर रही है। इन 2 सालों में सरकार की उपलब्धियां कम और विवाद ज्यादा रहे। कभी दंगों को लेकर सरकार सवालों में घिरी तो कभी उसके ठीक बाद सैफई महोत्सव में नाच गानों को लेकर सरकार कटघरे में खड़ी दिखी। जहां एनकाउंटर केस में मारे गए जावेद पिल्लई के पिता गोपीनाथ पिल्लई की याचिका पर सीबीआई अदालत ने बीजेपी महासचिव अमित शाह और तत्कालीन पुलिस कमिश्नर केआर कौशिक को नोटिस जारी कर 26 मार्च तक जवाब देने को कहा है। सूरत रेप केस में नारायण साईं समेत 19 आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी सौंप दी गई। सूरत कोर्ट में नारायण के साथ साथ उसके सहयोगी और जमुना हनुमान रमेश को पेश किया गया था। अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।
ओडिशा के कंधमाल जिले में 2008 के सांप्रदायिक दंगे के दौरान नन से रेप के मामले में एक अदालत ने 3 आरोपियों को दोषी ठहराया है। सबूतों के अभाव में 6 लोगों को बरी कर दिया गया। पुणे के जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में आतंकी यासीन भटकल को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। 28 मार्च तक भटकल से पुणे पुलिस पूछताछ करेगी। पुणे की पुलिस को पहली बार भटकल की रिमांड मिली है। तो ब्रेक के बाद सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले की दोबारा से शुरुआत करेंगे। दाऊद इब्राहिम, लश्कर तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन और बब्बर खालसा आतंकी संगठनों के बीच गठजोड़ का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आतंकी अब्दुल करीम टुंडा से पूछताछ में ये बातें सामने आई। जाने माने अभिनेता और एमएनएस के लोकसभा प्रत्याशी महेश मांजरेकर ने माना है कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के साथ उनकी बातचीत थी। पटना में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। व्यस्त इलाके में स्थित एक कपड़े की दुकान में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों में भगदड़ मच गई। आग लगने की खबर मिलने के आधे घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग तब तक काफी फैल चुकी थी। दिल्ली के मयूर विहार में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ओवरटेक करने के चक्कर में एक ऑल्टो कार ने होंडा सिटी को पीछे से टक्कर मार दी। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने ऑल्टो का शीशा तोड़कर उसमें सवार शख्स को बाहर निकाला। मयूर विहार इलाके में ही बीती रात डीजे के सामान से लदा एक ट्रक पलट गया। ट्रक नोएडा फिल्म सिटी से निकलकर दिल्ली के इंद्रपुरी जा रहा था। चक्कर लगते ही ट्रक फ्लाईओवर की दीवार से जा टकराया। हादसे के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया। यूपी के इटावा में एक प्राइवेट बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। यह हादसा जसवंत नगर इलाके में हुआ। नोएडा में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां के सेक्टर 60 में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज ने 4 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में घायल हुए 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। हादसे के बाद लोगों ने मर्सिडीज चला रहे युवक को पकड़ लिया। गाजियाबाद में सेंट्रल स्कूल के हॉस्टल की छत से गिरने से एक छात्र की संदिग्ध रूप से मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के एक जाबाज एसआई की मुस्तैदी ने खुदकुशी के लिए तीसरी मंजिल से कूदी महिला की जान बचा ली। एसआई ने देखा कि खुदकुशी को उतारू महिला ने तीसरी मंजिल से वो लटक रही है। एसआई ने फौरन कंबल मंगवाया और लोगों की मदद से उसकी जान बचा ली। दरअसल महिला के पति की कॉल पाकर एसआई मौके पर पहुंचा था। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर मौजूद महिला कूदने की धमकी दे रही है। जब तक पुलिस वाले कुछ समझते, महिला बालकनी से लटक चुकी थी। गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास एक दंपति से लुटेरों ने 6 लाख की ज्वेलरी और मोबाइल फोन लूट लिए। मुंबई से सटे नाला सुपारा में बदमाशों ने 2 पुलिस वालों पर जानलेवा हमला कर दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक हॉस्टल में 2 छात्रों पर फायरिंग से हड़कंप मच गया। यूपी के आगरा में एक शख्स ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। यूपी के भदोही में मामूली विवाद के बाद एक बदमाश ने एक परिवार पर तेजाब डाल दिया। कानपुर में डॉक्टरों की हड़ताल मामले को लेकर 8 दरोगाओं पर गाजगिरी है। मुजफ्फरनगर दंगों में सोशल नेटवर्किंग साइट का गलत इस्तेमाल करने के बाद अब फिरका परस्तों ने व्हाट्सएप को अपना हथियार बनाया है। श्रीनगर में बर्फबारी के साथ भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नमो टी के बाद बीजेपी अब अपने समर्थकों में नमो गुलाल बांट रही है। यूपी के भदोही में एक मोदी समर्थक ने अपनी दुकान पर नमो गुजिया बनाकर बेचना शुरू किया है। दिल्ली में जेडीयू नेता रामसुंदर दास के घर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बिहार के नालंदा में रोटरी क्लब ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। राजस्थान के बीकानेर में होली से पहले होने वाले फुटबॉल मैच में लोगों ने भरपूर मनोरंजन किया। डीटीसी ने सोमवार को होली के चलते दोपहर 2 बजे तक अपनी बस सेवाएं निलंबित करने का फैसला किया है। दोपहर 2 बजे के बाद बसों की सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी, लेकिन डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक केवल 1669 बसें ही दोपहर बाद चलाई जाएंगी। डीटीसी के साथ साथ दिल्ली मेट्रो भी होली के दिन दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी।
भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट ऑफ द जनरेशन चुना गया है। सचिन ने स्पिन लीजेंड शेन वॉर्न और महान ऑलराउंडर जैक कैलिस को पीछे छोड़कर यह अवार्ड जीता। वेबसाइट ESPN क्रिकेटइन्फो ने अपनी स्थापना के 20 साल पूरे होने पर क्रिकेटरों का सम्मान किया। भारत की सानिया मिर्जा और जिम्बाब्वे की जोड़ी ने ATP WTA इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट महिला डबल्स के फाइनल में पहुंच गई। मलेशिया के लापता जिस विमान MH370 का ढूंढने का काम चल रहा है, अब उसके हाईजैक होने की आशंका जताई जा रही है। मलेशियाई के PM नजीब रजाक ने कहा है कि भारत समेत 14 देशों के 43 जहाज और 58 एयरक्राफ्ट लापता विमान को ढूंढने में लगे हुए हैं। न्यूयॉर्क के कोर्ट में पूर्व राजनयिक देवयानी खोबरागड़े के खिलाफ नए सिरे से मुकदमा शुरू हो गया है। 3 दिन पहले ही न्यूयॉर्क की कोर्ट ने देवयानी पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। देवयानी मामले पर सरकारी वकील प्रीत भरारा ने कहा कि उस पर लगे आरोप वही हैं जो पहले थे। अभिनेत्री जूही चावला शुक्रवार को अपने भाई बॉबी चावला का अस्थि कलश लेकर हरिद्वार पहुंची। हर की पैड़ी पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जूही ने अपने भाई की अस्थियां गंगा में विसर्जित की। और अभिनेता पुलकित सम्राट की आने वाली फिल्म ओ तेरी का टाइटल सॉन्ग रिलीज हो गया है।